इस समय हम गोरखपुर जनपद के 326 विधानसभा चौरी चौरा में स्थित हैं और यहाँ हम आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में लगातार एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे पेशे से डॉक्टर विशाल सिंह से हम मिलेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चुनाव की तैयारियां इनकी चल रही है और एक चिकित्सक होने के नाते किस तरीके से ये समाज में काम कर रहे हैं और इन्होंने चिकित्सक के साथ साथ राजनीति में आने का ये जो इन्होंने सोच रखी है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है, किस सोच के कारण ये राजनीति में इन्होंने अपना पैर रखा है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको भी, और आप आज आए हैं हमारे यहाँ और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए जो है आप सभी और आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है कि इसके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को और सभी लोगों को अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, कर सकूँ जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक पेशे से चिकित्सक हैं और लगातार आपके पास लोग आते होंगे जाते होंगे और आपने इसी के साथ राजनीति में भी प्रवेश किया है। तो सबसे पहले हमारा सवाल यही होगा कि एक चिकित्सक होने के नाते आप समाज में सेवा कर रहे हैं और उसके साथ फिर आपने राजनीति में अपना कदम रखा है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है? राजनीति में आने का मेरा मुख्य कारण सिर्फ ये है कि एक चिकित्सक होने के साथ साथ जो है अगर राजनीति का जो स्तर है वो बहुत ही व्यापक है। चिकित्सक अगर मैं राजनीति के माध्यम से उन लोगों की भी सेवा कर सकता हूँ जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग होंगे हमारे विधानसभा क्षेत्र में या समाज में जो मेरे पास नहीं आते होंगे लेकिन मेरे विधानसभा में रहते होंगे, और चूंकि मैं उस विधानसभा में बचपन से ही पला बढ़ा हूँ और रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर शुरू से ही इच्छा रही है कि वहाँ के लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से, उसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। तो राजनीति में आपने रखा कि लोगों की समाज सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सेवा वो चिकित्सक के रूप में रह के न कर सकते हो, इसके लिए उन्होंने राजनीति का क्षेत्र चुना है। तो राजनीति में बात हो रही है, तो राजनीति में जब आपने कदम रखा है तो फिर आपने समाजवादी पार्टी ही, क्या आपको लगा कि आपने समाजवादी पार्टी ही चुना? देखिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और पिछले कई सालों से मेरी राजनीति में जाने की इच्छा थी, जिसको मैं लगातार राजनीति पे मैं फोकस कर रहा था कि देखूं कि कौन सी पार्टी मेरे लिए अच्छी है, जिसके माध्यम से मैं समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्लस अपने अंदर की भावनाओं को जो मैं करना चाहता हूं समाज के लिए उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। इसके लिए मैं पिछले कई सालों से इस पर निगरानी रख रहा था। देखते देखते मुझे लगा कि जब पहले बहुत सारे लोगों ने, मेरे जानने वालों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सजेस्ट किया, कुछ ने समाजवादी के लिए, कुछ ने बहुजन समाज के लिए, लेकिन मैंने पाया कि जो है सिर्फ हम जाति धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर राजनीति करेंगे तो फिर हमारा समाज धीरे धीरे बहुत ही रसातल में चला जाएगा, और हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सबका साथ सबका विकास या सभी लोगों को लेकर एक साथ जुड़ के आगे चलने की क्षमता रखता हो। इसलिए मैंने जो आपने देखा होगा कि जो है पिछले कुछ समय से जो है समाजवादी की नई स्लोगन जो आई है कि जो है सबका साथ सबका विकास, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का भी प्यार, सबको लेके चलना है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, न कि अलग अलग बिरादरियों में बांट करके जाति के धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को केवल जो भड़काया जाए मुस्लिम और हिंदू के नाम पे। और इस तरह से राजनीति करना हम लोग का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ और मुझे पता है कि मानव सेवा होती है, और मानव सेवा जो भी व्यक्त करना चाहता है उसके लिए जाति धर्म और कोई मंदिर मस्जिद का कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी या विरोधी जो भी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती रहती हैं कि ये एक जाति विशेष की पार्टी है, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि हम जाति से हटके या ऐसे? इसी बात का मैंने अभी भी तुरंत जवाब दिया कि मैं पिछले कुछ समय से इसको खुद निगरानी कर रहा था, देख रहा था। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे भी लग रहे थे, वही मैंने बताया जैसा कि उसको मैंने खुद देखा कि हाँ वास्तव में जब भी चुनाव का समय आता है ये लोग जो मंदिर मस्जिद जात धर्म शुरू करते हैं। और आपने जो कहा समाजवादी सिर्फ यादव और मुस्लिम की पार्टी है, तो इसी को मैंने बोला कि पहले शायद रही हो, लेकिन जब से हम लोगों ने अभी पिछले कुछ सालों से जो बदलाव देखा है कि जो है ऐसा कुछ भी नहीं है।
किसी जात धर्म का अगर रहता तो मेरे जैसा, मैं तो राजपूत हूँ लेकिन मैं जा रहा हूँ समाजवादी। इसी तरह बहुत सारे मेरे जानने वाले ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, अलग अलग बिरादरी के लोग हैं जो कि इनसे जुड़ रहे हैं। और आप देखते जाइए, मुझे लगता है पिछले 6 महीने में इतने ज़्यादा हर बिरादरी के लोग इनसे जुड़े हैं, केवल इसी को देख करके कि अखिलेश जी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नई परंपरा और नई सोच के साथ राजनीति में समाजवादी पार्टी का नया अध्याय लिखा है। ये जैसे इसके पहले 5 साल पूरे हो जा रहे हैं भाजपा सरकार के, इसके पहले समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी और अचानक से सीटों का घटना 2017 के विधानसभा चुनाव में अचानक से सीटों का घटना, क्या मुख्य कारण आपको लगता है कि किस कारण से समाजवादी पार्टी जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसकी सीटें इतनी ज़्यादा कम हो गई? देखिए, उसका बहुत सारा रीजन था। उसका कारण ये था कि जो आपने अभी बोला था कि फैक्टर की कुछ लोगों ने जो है पार्टी के लिए गलत एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से जनता नाराज रही इनसे। प्लस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आप जानते हैं कि जिसकी भी सरकार होती है उसके खिलाफ जनता ज़्यादातर वोटिंग करने लगती है। तीसरी चीज़, जिन चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उस समय प्रचार किया, हम ये कर देंगे, हम महंगाई को कम कर देंगे, उस समय भी आपको याद होगा जो आज हम लोग सब जगह देख रहे हैं महंगाई के ऊपर जो वार हो रहा है, यही चीज़ उस समय पे हुआ कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई, हम इसको कम कर देंगे। लेकिन अभी सभी सबके सामने साक्ष्य है कि महंगाई उससे लगभग जो है 3 गुनी 4 गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई, कुछ भी कम नहीं हुआ। जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, सारे के सारे वादे वैसे ही रखे हुए हैं। लेकिन समाजवादी जो है अभी जो नई विचारधारा के साथ आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है कुछ समय में अगर सरकार हमारी बनती है और बनने की पूरी संभावना दिख रही है, जिस तरह से जनता का बदलाव आ रहा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो क्षेत्र में सबसे पहला जो फैक्टर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लेके चल रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जोर शोर से काम होगा। और इसको आप जो है, मैं लाइव चैनल पे बोल रहा हूँ, इसको आप लोग देखिएगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप मेरे से दोबारा ऐसा इंटरव्यू लेकर पूछिएगा, डॉक्टर आपने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। जैसे अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यात्रा के साथ गोरखपुर आए थे और जिस तरीके से भीड़ लग रही थी, उस भीड़ को देखने के बाद क्या लगता है आपको कि चौरी चौरा विधानसभा के वोटरों का क्या नजरिया है समाजवादी पार्टी को? बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप लोगों ने इसको कवर किया होगा तो आपने भी देखा होगा हमारी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ लगी। जिन लोगों को हम लोगों ने, मात्र कार्यकर्ताओं ने, पार्टी पदाधिकारियों ने या प्रत्याशियों ने नहीं बुलाया था, वो लोग भी वहाँ भीड़ लगा के पहुँचे थे, चाहे वो समाजवादी थे चाहे नहीं थे। आमजन मानस भी वहाँ बहुत ज़्यादा आया था, जिसको देख करके ही जो है हमारे जैसे राजनीति में आने वाले इच्छुक लोग और जो भी लोग राजनीति में हैं उनका मनोबल जो है सेवा करने का और बढ़ता है कि अगर जो है इस तरह के कार्यक्रम होते रहें और लोगों की इस तरह से सहभागिता मिले तो जो है हम लोग का जोर और बढ़ता जाएगा, हिम्मत और बढ़ती जाएगी और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और पार्टी बहुत तेजी से इसी तरह से ग्रोथ करती है। जैसे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, पूर्वांचल के हैं और इस समय अखिलेश ने जिस तरीके से विजय रथ यात्रा निकाली और जिस तरीके से भीड़ है, आपको क्या लगता है कि चौरी चौरा विधानसभा में जो इस समय वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्री हैं, कितना कार्य हुआ है विकास के क्षेत्र में चौरी चौरा को लेकर? कितना चौरी चौरा में जो विकास चाहिए था इन 5 सालों में आपके नजरिए से क्या लगता है उतना विकास हो पाया है या नहीं हो पाया? नहीं, अगर ऐसा विकास हो मुझे दिखा होता तो मुझे आपको पता होगा कि पहले मैं लोक सेवा आयोग से उसी अपने चौरी चौरा विधानसभा के ब्रह्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे था और अधीक्षक के पद पे था और मैंने पहली बार उस पीएचसी को पूरे प्रदेश में 3रा स्थान दिलवाया था कायाकल्प अवार्ड में। इसको पूरा प्रदेश जानता है और पूरे चिकित्सा से और अन्य जो तरह के मीडिया से जुड़े लोग जानते हैं। लेकिन इस विधायिका ने सबसे पहले बनते ही मुझे ही जो है उस पीएचसी से ट्रांसफ़र करवाया, क्योंकि चुनाव के वक्त मैंने उनके कहने पे उनकी मदद नहीं की थी आशाओं के थ्रू, इसलिए वो मेरे से नाराज थी और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा लिया, जिसके बाद में क्षेत्र के जनता ने इतनी आवाज़ उठाई मजबूरन मेरा ट्रांसफ़र रोकना पड़ा था उन्हें। उसी दिन मुझे लग गया था कि अगर आपको कुछ करना है तो फिर जो है आपका अपना स्तर व्यापक बढ़ाना पड़ेगा और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं राजनीति में जाकर के और आगे जनता की सेवा चिकित्सा के साथ साथ करता रहूँगा। और अब कोई विकास नहीं हुआ, वो आपके सामने है। अगर आप क्षेत्र में घूम रहे हो तो आप खुद भी इस चीज़ को देखिए कि जनता उनसे कितनी नाराज है। और जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे चौरी चौरा विधानसभा की है
वो आज भी सड़क की है, आज भी बेरोजगारी की है, आज भी स्वास्थ्य की है। सारी चीज़ें बनाने के बाद भी वहाँ पे ना कभी किसी हमारे प्रतिनिधि ने जाके उसको ठीक करने की कोशिश की या कुछ भी वहाँ पे जाके किसी भी तरह की मदद नहीं की। जो भी हुआ शासन स्तर से हुआ होगा और उसको ही इम्प्लीमेंट शासन स्तर के हमारे अधिकारियों ने किया है, ना कि किसी प्रतिनिधि ने किया है। जैसे किसी प्रतिनिधि ने नहीं किया। आप 326 विधानसभा से सपा के एज ए उम्मीदवार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या आप जब लोग अपने मतदाताओं के पास क्षेत्र में जाते होंगे, उनसे वोट की अपील करते होंगे समाजवादी पार्टी के लिए, फिलहाल आप प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं, तो ये तो नहीं कर सकते कि आप हमें वोट के लिए, आप समाजवादी पार्टी के लिए ही मांग रहे होंगे वोट। तो क्या लगता है आपको कि किन किन विकास के मुद्दों पर चौरी चौरा में काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? वैसे कुछ तो आपको नजर आ रहे होंगे, क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या विकास के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहला जो हम लोग का मुद्दा है वो तो अभी मैंने बताया ही था कि बार बार इंटरव्यू जब भी होता है मैं बोलता हूँ कि बाढ़ से ग्रसित हमारा क्षेत्र है, जहाँ जिसके लिए अभी तक कोई कार्य योजना किसी सरकार ने नहीं बनाया है, किसी प्रतिनिधि ने उसकी डिमांड नहीं की है। लेकिन अगर हम जो है चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि बनते हैं तो सबसे पहला मेरा प्रयास यही रहेगा कि सरकार से मांग करके उस बाढ़ को से बचाने का कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि हर साल हमारे दोआबा क्षेत्र, हमारा वो क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित न हो। दूसरा, कुछ ऐसी इस तरह का रोजगार वहाँ पैदा कराना कि हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर न जाना पड़े, जैसे कि वहाँ चीनी मिल लगाने की संभावनाएं हैं, वहाँ पे किसी भी इंडस्ट्रीज को बनाया जा सकता है क्योंकि गोरखपुर से सटा हुआ है जहाँ पे बिजली और हर चीज़ की समस्या नहीं आने वाली है, हर चीज़ें आसानी से हम लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। तो बेरोजगारी की समस्या के लिए वर्क करेंगे। मैं चूँकि खुद स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में कहाँ क्या खामियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उसके लिए काम किया जाएगा जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिल सके। और चौथा सबसे बड़ा है कि सड़क, अगर सड़कें अच्छी होती है तो वहाँ विकास तेजी से होता है। तो हमारे आज भी कछार एरिया में सड़कों का बहुत अभाव है, जो बनी है वो भी आप जानते हैं किस तरह बनी है और 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में ही खराब हो जाती हैं। तो इस तरह का कार्य कराना और उनका नियमित उसके ऊपर निगरानी रखना कि वो सारी चीज़ों का स्तर हमेशा ए लेवल का हो और सारे काम अच्छे से अच्छे हों और जनता हमारी जहाँ रहे स्वस्थ रहे और खुश रहे। विकास के होगा, कल कारखाने लगेंगे। तो अभी आपका सटा हुआ जनपद है देवरिया जनपद, इसके पूर्व में सपा की सरकार थी और देवरिया जनपद में मुख्य रूप से 3 चीनी मिलें। देवरिया जनपद में, देवरिया शहर में बैतालपुर और बटनी 3 चीनी मिलें थी और उस समय चीनी मिलें मायावती की सरकार में, बसपा सरकार थी, उस समय चीनी मिलों को बंद किया गया। उसके बाद अखिलेश की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन चीनी मिलों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो कल कारखानों पे काम करेगी? अगर काम करना होता समाजवादी पार्टी को तो इसके पूर्व जब सरकार थी तो जो चीनी मिलें बंद थी उसको भी चालू कराया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कल कारखाने लगेंगे और जो बंद है उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो कैसे मान लिया जाए कि नए कल कारखाने लगेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं की जा सकती हैं और मैंने बार बार इस चीज़ को अभी इंटरव्यू में दोहराया है कि हाँ, नई सपा है ना, नई समाजवादी पार्टी है, जो नई हमारी टीम बन रही है। आप देखिएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़ रहे हैं और हम जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये जो है अपने जॉब को छोड़ के या अपने वर्क के साथ साथ उसमें जुड़ रहे हैं। तो जो नई टीम बन रही है उसमें जो स्ट्रेटजीज फॉलो होंगी वो वही होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास के क्षेत्र में काम किया जाए, ना कि जात, धर्म और की राजनीति की जाए। और जब विकास होगा तो अपने आप हर चीज़ों का हम लोग जो है मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या आवश्यकता है। और अभी आपने देखा भी हुआ कि जब अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है 2 दिन पहले रैली करके गए हैं तो उन्होंने कस्या में भी बोला है और हर जगह बोला है कि सबसे पहले सरकार बनने के बाद हम लोग इधर की सारी चीज़ों को शुरू करने के कार्य करेंगे। लेकिन पहले नहीं किया तो गलतियाँ अगर होती हैं तो उसको सुधार किया जाता है और इसको इस बार हो सकता है हमारी सरकार सुधार लेगी। अभी जैसे अखिलेश यादव ने एक बयान आया हुआ है कि अगले 5 साल 10 सालों तक वो लोगों को मुफ्त राशन देंगे। जो इस समय राशन मुफ्त में बीजेपी की सरकार दे रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम भी मुफ्त राशन देंगे। तो इसके पहले
समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय नहीं दिया गया, वर्तमान में दिया जा रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने एक बयान भी दिया था कुशीनगर में ही कि इसके पहले राशन अब्बाजान खा जाते थे, उनके पास चले जाते थे, और अब वो उसी चीज को अखिलेश जी ने कहा है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो 10 सालों तक हम राशन मुफ्त में देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो अगर मेरी टीम कहीं भी मुझसे सलाह लेती है या समाजवादी पार्टी मेरे से राय मांगी जाती है आगे जो है, तो मैं तो इसका पक्षधर हूँ ही नहीं कि किसी को भी निःशुल्क कुछ दिया जाए, क्योंकि इंसान काम करके मेहनत करके जब कुछ पाता है तो उसको उसकी वैल्यू पता होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको फ्री में हर चीज़ दिया जाए तो वो काम करना छोड़ देता है। और उसका मेरे सामने लाइव उदाहरण है और मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को राशन फ्री में दिया जा रहा है वो लोग काम करने से बहुत ज़्यादा हट रहे हैं और उनके घर में आज भी वो कमियां बनी हुई है, क्योंकि कारण है कि खाने की पूर्ति हो गई, बाकी चीज़ें उनको चाहिए नहीं, आराम से। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उसका एक नॉमिनल चार्ज लिया जाए जिससे कि बाकी जनता के ऊपर भी उसका असर नहीं है। हम अगर किसी को कुछ फ्री में दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो फ्री में जो किसी और सरकार के घर से जा रहा है, वो हमारी बाकी जनता के जेब से ही जाता है। तो केवल और केवल चुनावी राजनीति करने के लिए जो है चीज़ों को फ्री कर दिया है और बाद में जो है उसको जो है फिर हम दूसरों से वसूली करें। जैसे उसका एक सिंपल उदाहरण है कि हमने इधर इनको फ्री में दे दिया और उधर पेट्रोल डीजल में जब दाम कम थे तब भी जनता से डबल वसूला, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हर आदमी है जो थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉवर्टी पे, बहुत ज़्यादा जो गरीब है, उसके लिए थोड़ी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। तो अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा है कि हम फ्री में कर देंगे, तो हम जैसे जो राजनीति में आने वाले लोग हैं वो जरूर अपनी राय देंगे कि फ्री में ना किया जाए, कुछ नॉमिनल चार्जेस के साथ किया जाए। लेकिन हाँ, अगर वास्तव में कोई ऐसा जरूरतमंद है जिसको फ्री की जरूरत है तो हाँ बिल्कुल किया जाएगा। और उसको हम जैसे राजनीति में आने वाले समाज से भी अपने स्तर से भी करते हैं और कर सकते हैं। चौरी चौरा वीरों की धरती रही है, बलिदानियों की धरती रही है और उनके याद में चौरी चौरा शहीद स्मारक बनाया गया है, लेकिन लगातार उपेक्षा का शिकार है। एक तरीके से पर्यटन का स्थल है चौरी चौरा कांड जो था, आज पूरे विश्व में वो चीजें मशहूर हैं, लेकिन यहाँ के जो बलिदानी थे उनकी उपेक्षा की गई। यहाँ की जो चौरी चौरा स्मारक जो स्थल बना हुआ है उसकी उपेक्षा लगातार की जा रही है। इस बार सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया है, वो भी 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके वजह से दिया जा रहा है। तो लगातार उपेक्षा होती रही है, समाजवादी की सरकार रही हो वो भी, बसपा की सरकार रही हो वो भी। तो आप जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप संभावित प्रत्याशी हैं, तो चुनाव के बाद यदि आप विधायक होते हैं तो उस स्मारक के लिए और उन बलिदान के परिवारों के लिए क्या कार्य योजना आपके दिमाग में होगी? उसको जो स्थल को हमेशा साफ सफाई और उसकी जरूरत है, जो कि मैं पहले देखता था नहीं होती थी, लेकिन इस बार चूंकि चुनावी समय था तो उसके ऊपर एक मंच लगा करके कार्यक्रम किया गया सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे। लेकिन जो है अगर उसको कुछ करना है तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा उसके बाद, चुनाव होने के बाद में, और वो समिति का काम होगा कि निगरानी करे और उस समिति के ऊपर जो हमारे जैसे प्रतिनिधि हैं या जो भी प्रतिनिधि हैं वो खुद भी मॉनिटरिंग करते रहें, देखते रहें कि वास्तव में वहाँ पे कार्य हो रहा है कि नहीं। और उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे जो है बलिदानी हैं, लोग हैं, उनके परिवारों की स्थिति देखी जाए कि क्या वो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है कि नहीं, एजुकेशनल सक्षम है कि नहीं, या किसी भी तरह की अगर मदद की जरूरत है तो हम अपने सरकार से भी कराने का प्रयास करेंगे और अगर अपने स्तर से जो मदद हो सकती है वो भी करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल सिंह, 326 विधानसभा से समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार, पेशे से चिकित्सक हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर शिक्षित जनप्रतिनिधि होगा तो किस प्रकार से वो जो सरकार बनेगी, अगर उसमें इन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लोग चुन के प्रतिनिधि जाते हैं तो उस प्रदेश का विकास, उस विधानसभा का विकास किस तरीके से होगा और किस तरीके से चौमुखी विकास होगा, इन्होंने बताया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं मुकेश राव, गोरखपुर से SRP न्यूज।